हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर बिजनेस का, जो हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको डिफरेंसेस भी बता दिए गए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसकी सेकेंड वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। मतलब जो आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट का बिजनेस के लिए क्या रोल है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है, ये आज हम देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहला रोल प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर क्या है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का रोल सबसे पहले सर्वाइवल है। सर्वाइवल मीन्स कि मतलब अगर आपको अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रन करना है, चलाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट को अटेन करना, मतलब प्रॉफिट को लेना या प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, सिर्फ कॉस्ट पर माल बेचते रहोगे, जितने का आपने बनाया उतने का आपने बेच दिया, तो ज़्यादा लंबे समय तक आप मार्केट में टिके नहीं रह पाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म तक आप अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए जरूरी हो गया कि आपको प्रॉफिट तो अटेन करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है फॉर दी सर्वाइवल इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए आपको प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसकी नई नई ब्रांचेस खोलनी है, नए प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करने हैं, या आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसी फैक्ट्री के अंदर, तो ये सारी चीज करने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। और पैसा कहां से आएगा? प्रॉफिट से ही तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तब तक आप बिजनेस को एक्सपेंड करने की या उसको ग्रोथ करने की भी नहीं सोच सकते आप। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट, मतलब मनी चाहिए। मनी कहां से आएगा आपका? वो प्रॉफिट से आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट जो होता है वो आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी को दिखाता है। एफिशिएंसी का मतलब कि आपका बिजनेस मार्केट में सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑब्वियस ही बात है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, अगर वो लॉस में है तो ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टर है तो क्या समझेगा? वो यही तो समझेगा तो शार्ट सर को बिजनेस करना नहीं आता, इनका बिजनेस बेकार है, क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जो प्रॉफिट है वो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को, कि आप मार्केट में कितने अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, आपकी क्या एफिशिएंसी, कितने अच्छी तरह। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपकी एफिशिएंसी लेवल का पता भी आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अगर देखो, आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब कि कल के लिए आपको कुछ नहीं पता कि कल बिजनेस में क्या होगा। आज आपकी दुकान पर 10,000 रुपए के ग्राहक आए, मतलब 10,000 रुपए का आपका माल बिक गया। अगले दिन हो सकता है कि आपकी दुकान पर एक भी ग्राहक ना आए, या 10 दिन तक आपका कोई माल ना बिके। तो बिजनेस क्या है? अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क क्या होता है बिजनेस के अंदर? बहुत ज्यादा होता है। तो उस रिस्क से बचने के लिए, टू कवर फ्रॉम द रिस्क, प्रॉफिट इज नेसेसरी टू अर्न। जब तक आप प्रॉफिट को अर्न नहीं करेंगे तब तक आप रिस्क को, मतलब नुकसान को, लॉस को भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलिए आपने एक दिन के अंदर 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया, बाई चांस नेक्स्ट डे आपको 1,000 का लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस लॉस में से आप उसको निकाल दोगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, पहले भी लॉस हुआ था, आगे भी लॉस हुआ, तो आपका लॉस का बर्डन तो क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है किसके लिए? रिस्क को बियर करने के लिए। आपका रिस्क कम हो सकता है, या रिस्क को कम करने के लिए आप प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन या गुडविल। गुडविल का मतलब होता है दुकान की इज्जत, मतलब ग्राहक आपकी दुकान पर कितनी बार दोबारा से आ रहा है, उसको बोलते हैं गुडविल, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें। और रेपुटेशन का मतलब ही दुकान की इज्जत है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस है, हम मान लीजिए रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी का मालिक, मतलब बोल सकते हैं जो एमडी है वहाँ की कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं, मान के चलिए।
अब मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं, मैंने और अदर कंपनीज के भी शेयर परचेस किए हुए हैं, शेयर मतलब उन कंपनी के अंदर मैंने पैसा लगा रखा है। अब मैंने जब उन कंपनी के अंदर पैसा लगाया तो किस बात को देख के लगाया था कि अगर मैं आज अपने 10 रुपये लगा रहा हूं तो भविष्य में फ्यूचर में मेरे 10 रुपये मुझको 20 रुपये मिल के मिल जाएंगे। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो क्या मेरे 10 रुपये 20 रुपये हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, वो 10 रुपये मेरे 8 रुपये या 5 रुपये भी हो सकते हैं। तो आप तो फिर मेरी इसका मतलब क्या है कि जो रिलायंस कंपनी, उसकी इज्जत क्या हो गई? बेकार हो गई। मतलब उसकी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी अर्निंग्स नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको नुकसान में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाया। तो जब किसी कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, उस कंपनी की मार्केट में उतनी ही ज्यादा क्या होती है? रेपुटेशन और गुडविल होती है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा उसकी जो मार्केट में जो वैल्यू है उसके शेयर्स की, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू जो है शेयर्स की बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, MRF टायर, टायर होता है, उस कंपनी का नाम है, टायर बनाती कंपनी MRF टायर। उस कंपनी का एक शेयर अभी प्रेजेंट में मार्केट में 83,000 का है। कितने का है? 83,000 रुपीज का एक शेयर है। तो इसका मतलब उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है? ज्यादा। प्रॉफिट अर्न ज्यादा करती होगी तो उसका शेयर क्या है? उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। सबसे ज्यादा महंगा शेयर है इस समय पर MRF का। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। कौन सा? रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दो टाइप में डिवाइड किया गया बिजनेस एक्टिविटीज को, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? इंडस्ट्री की। हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या है। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर होगा क्या, यहां पर आप रॉ मटेरियल को, अपने कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे थ्रू दी प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन कर मतलब फैक्ट्री चलाकर माल को कन्वर्ट कर जो आपका कच्चा माल है, जो आपका रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट पर, मतलब यूटिलिटी प्रोडक्ट जिसको आप यूज कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है कौन? आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ये तो आप 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते हुए आए हैं। तीन टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। तो आप लोगों को पता भी है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर या तो हम एक्सट्रैक्शंस का काम करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, सी, ओशियंस वगैरह में से, या एग्रीकल्चर लैंड में से हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसका काम इसमें आता है। या फिर आपका जेनेटिक मतलब या तो आप एनिमल ब्रीडिंग या एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हैं, पशुपालन हो गया, इस चीज का जो काम करते हैं वो किसमें आता है? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। तो हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में। क्या होता है भाई इस इंडस्ट्री के अंदर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स हो गए, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर लैंड में से कुछ आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, सी, ओशियन, रिवर्स में से कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ में आएगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। फॉर एग्जांपल, जमीन के अंदर से आप कोयला निकाल रहे हो, पेट्रोल निकाल रहे हो, डीजल निकाल रहे हो, ठीक है, गोल्ड निकाल रहे हो, तो ये सब किस में आएगा? आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ गया। हाँ, रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल जो आप निकाल रहे हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर एग्जांपल फिशरीज, मतलब मछलियों को निकाल रहे हैं समुद्र के अंदर से, या कुछ और भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो ये सारा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल्स ब्रीडिंग बोल दीजिए, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन कराया जाता है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो गया, मतलब मधुमक्खी पालन बोल दीजिए, बी कीपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। आपका वो क्या बोलते हैं इसको, आपका
ये मुर्गी पालन इसको बोला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग करके आप एग्स निकाल रहे हो, एग्स लेके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एग्स की, तो ये हो गया इसके अंदर। फिशरिंग हो गया, फिशिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो। हॉर्टिकल्चर्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उगा रहे हो आप लोग, तो ये सब किस में आ जाएगा आपका, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा। और एनिमल हस्बेंड्री में और क्या चीज़ आ गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, या गाय भैंस का दूध वगैरह हो गया, ये सब निकाला जा रहा है, तो ये सब किस में आ जाएगा आपका, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। हमने क्या समझा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना हो गया जमीन में से, वो ये आ गया। जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर जीन मतलब जीनेटिक मतलब यहाँ पर आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या फिर ब्रीडिंग कर रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरिंग हो गई आपकी, पिसीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, बी कीपिंग हो गई, तो ये सब किसमें आएगा आपका, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। तो ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का टॉपिक खत्म हो चुका है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, जो रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से निकाला है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आपका किसमें आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वही बात, यहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोलेंगे आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रोड, डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा। हम जरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। चलिए हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के ने बताया कि दो होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, 4 टाइप्स में, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज की। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो बेसिक आपका रॉ मटेरियल है, जो आपका कच्चा माल है, उसको आप स्मॉलर पार्ट्स में ब्रोकन कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब समुद्र में से, ओशन वगैरह में से क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को निकालते हैं, तो वो कच्चा तेल होता है, उसको स्मॉलर पार्ट में फिल्टर कर उसमें से आप अलग अलग सामान निकाल देते हैं। पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाएगा, ग्रीस अलग हो जाएगी, तो वो सबको जब अलग अलग कर देंगे, मतलब डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को, जो रॉ मटेरियल है उसको स्मॉल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल क्रूड ऑयल को कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा, यहाँ पर 2 और मोर देन 2 केमिकल्स को मिलाकर कोई एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक केमिकल्स को कंबाइन कर कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए, वो आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री में आएगा। फॉर एग्जांपल सोप, पेंट्स, मेडिसिन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलता है, डिफरेंट लेवल्स होकर निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, या डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट से निकलेगा। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होगा, सबसे पहले जो कच्चा रॉ मटेरियल होगा, जो कच्चा आपके पास आयरन होगा, और होंगे जो, उनको पहले मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करने के बाद उनको फिर नेक्स्ट पार्ट में बेच के उनका जो भी आपको डिज़ाइन देना है वो डिज़ाइन में बनाया जाएगा, फिर उसकी फिनिशिंग की जाएगी, फिर उस पर पेंटिंग की जाएगी। तो अलग अलग लेवल, अलग अलग पार्ट्स में जब निकाला गया माल को, उसे क्या बोलेंगे, आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर आप डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन कर जोड़कर एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देते, उसे असेंबली इंडस्ट्री कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार वगैरह मैन्युफैक्चर होती है, गाड़ी होती है जो, तो वहाँ पर क्या होगा, टायर आपने किसी अलग कंपनी से खरीद लिए, इंजन आपने किसी अलग कंपनी से ले लिया, एसी आपने कहीं से ले लिया, सीट कार की कहीं से ले ली, और सब माल को एक इकट्ठा कर एक ही जगह पर असेंबल कर दिया, उनको फिट कर दिया, उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, असेंबली
इंडस्ट्री कहा जाएगा। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप थे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक और टाइप था आपका, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो इन सब का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने क्लासिफाई कर दिया है। अब हम लोग टर्शरी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। टर्शरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम सपोर्टिंग सर्विस क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्विस मतलब इन दोनों इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी को चलाने के लिए जो इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा इन दोनों इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। कौन कौन सर्विस देगा भाई? देखिए जरा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। बैंकिंग किस तरीके से फायदा करेगी भाई आपको? ऑब्वियसली बात है, आज आप देख सकते हैं कि विदाउट ऑनलाइन पेमेंट आज हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज ऑनलाइन पेमेंट अप्रोक्सीमेटली हर जगह आपको भारत देश के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑनलाइन पेमेंट किससे करोगे आप? बैंक से करोगे। तो किसी भी चीज को खरीदा है या बेचा है तो उसका पेमेंट करने के लिए, फंड्स को इजीली ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंकिंग जो है आपको फायदा करती है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। अब बिजनेस है, बिजनेस चला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस को चलाने में क्या होता है? रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। कभी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई या कोई दुर्घटना घट गई या कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो गई, तो और रिस्क से बचने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करवाते हैं? अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को, मालों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए। भाई कोई माल आपका सी पोर्ट्स पे उतरा, पानी की जहाज से उतरा, अब आपको दूसरी जगह लेके आना है तो ट्रेन से आएगा, ट्रेन के बाद फिर रोडवेज से आएगा, एयरवेज से आएगा। तो ये सब चीज़ों को मूव कराने के लिए कौन हेल्प करेगा? आपकी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन, बातचीत करने के मांग के लिए, ये कोई इंडस्ट्री है वो अमेरिका में है, आप इंडिया के अंदर हो, तो बात कैसे होंगी? बात किससे हो सकती है? कम्युनिकेशन से, फोन से, इंटरनेट वगैरह से। तो उस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब आप जो माल बना रहे हैं, जो आप चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ग्राहक तक उस चीज़ की नॉलेज कैसे जाए, ग्राहक को उस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चले। तो उस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ग्राहक को, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए एडवर्टाइजिंग जो होती है वो क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आपका जो है तीनों इंडस्ट्रीज को मैंने कवर कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज कॉमर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। देखिए कॉमर्स क्या है। कॉमर्स सिंपल, अगर हम भाषा में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, तो कॉमर्स का मतलब है कि यहाँ पर जब आप ऐसा प्रोसेस जो कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो आपको हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं? आपका कॉमर्स कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता है कि प्रोडक्शन तो एक जगह हो सकता है, मान के चलिए प्रोडक्शन इस रूम के अंदर हो रहा है, कोई फैक्ट्री इस रूम के अंदर है, तो प्रोडक्शन तो एक जगह हो गया, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, वो तो अलग अलग जगह बैठा हुआ है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करने से इकोनॉमी नहीं चलती है। इकोनॉमी को चलाने के लिए प्रोडक्शन करने के बाद उन गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना भी आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक, ग्राहक तक वो माल पहुंचे इजीली, तो उस ग्राहक तक माल पहुंचाने के लिए जो कॉमर्स है वो आपकी हेल्प करेगा। जो कॉमर्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक रीच कराने में आपकी हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं? आपका कॉमर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट, अब कॉमर्स के दो क्लासिफिकेशन है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मींस व्यापार, मतलब यहां पर आप किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड मतलब जो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, देश के अंदर जो व्यापार किया जाता है, जो हम ट्रेड करते हैं उसे क्या बोलते हैं आपका इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जो ट्रेड इंडिया के बाहर मतलब आउटसाइड दी कंट्री किया जाए उसे क्या बोलेंगे आपका एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाएगा। इंटरनल ट्रेड टू टाइप के होते हैं, रिटेल ट्रेड है, होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होगा, यहाँ पर स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर, कम क्वांटिटीज के अंदर आप चीजों को खरीदते हो या बेचते हो, उसको रिटेल ट्रेड कहते हैं। होलसेल ट्रेड के अंदर बल्क क्वांटिटीज में ज्यादा मात्रा के अंदर जब आप गुड्स को सेल या परचेस करते हो उसको क्या बोलते हैं आपका होलसेल ट्रेड कहा जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड मैंने बताया कि जब आप अपनी कंट्री से बाहर को जब ट्रेड करते हैं आउटसाइड द कंट्री उसे क्या बोलेंगे आपका एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाएगा। ये तीन टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट का मतलब है अपनी डोमेस्टिक कंट्री का कोई भी गुड्स जब आप फॉरेन कंट्रीज को बेचते हो, अपनी डोमेस्टिक कंट्री का कोई गुड, मान के चलिए इंडिया में आगरा के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई लेदर का शूज है या कोई आइटम है, उसको हम अमेरिका, चाइना, जापान वगैरह भेज रहे हैं या बेच रहे हैं उसको, तो उसे क्या बोलेंगे आपका एक्सपोर्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब है यहाँ पर आप जब फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स परचेस करके लेके आ रहे हो कहाँ पर इंडिया के अंदर, उसे क्या बोलेंगे इंपोर्ट कहा जाएगा। जैसे कि अमेरिका या चाइना की कोई ड्रेस आप खरीद के लेके आ गए, जब गुड्स कोई टॉयज वगैरह खरीद के लेके आए इंडिया के अंदर, तो क्या कहेगा आपका इंपोर्ट कहा जाएगा। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है या एंटरपोर्ट का मतलब होता है कि यहां पर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। मतलब आप फॉरेन कंट्री से उस माल को खरीद के लेके आओगे और दोबारा से उसी माल को किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दोगे, बेच दोगे, उसे क्या बोलेंगे आपका एंट्रीपोर्ट कहा जाएगा। हाँ समझिए बात को कैसे होता है ये। फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका है, ये इंडिया है और ये आपका नेपाल है, ये तीनों अलग अलग कंट्रीज हैं। अब हुआ क्या, इंडिया ने सबसे पहले अमेरिका से क्या किया, कोई माल इंपोर्ट किया, मतलब खरीदा, माल खरीद लिया, और यही माल जो है इंडिया ने नेपाल को बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया, इसको क्या बोलते हैं इंट्रीपोर्ट कहा जाएगा। अब ये कौन सी कंट्रीज करती हैं, जिन कंट्रीज के पास खुद के ओशियंस वगैरह, समुद्र का रास्ता नहीं होता, पानी की व्यवस्था नहीं होती, जहाज वगैरह की उड़ाने की व्यवस्था नहीं होती, वो कंट्रीज ऐसा करती हैं। या किसी कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन खराब होते हैं तो वो कंट्रीज जो है इंटरपोर्ट का काम करेंगी। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हो चुके, तो हमने ट्रेड के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड को देखेंगे। चलिए अब लोग हम देखते हैं एड्स टू ट्रेड क्या होता है। बेटा एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो आपके ट्रेड को करने में स्मूथनेस ला दें, मतलब गुड्स को सेल आउट करने में, आपके गुड्स को बेचने के लिए, इसको सेल करने के लिए जो स्मूथनेस आती है, मतलब आपको बिजनेस करने में जो आपको स्मूथनेस चाहिए वो किससे आएगी, आपको एड्स टू ट्रेड से आएगी। द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपके ट्रेड को करने में स्मूथनेस लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका एड्स टू ट्रेड कहा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपके बिजनेस को आसान बना देती हैं, स्मूथ कर देती है ट्रेड को। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा भाई, किसी भी गुड्स को आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराना है, तो उस गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक दी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, फॉर रेलवेज हो गया या एयरवेज हो गया या वाटरवेज हो गया, कोई भी आप माध्यम लीजिए, कोई भी मीडियम लीजिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो डिस्टेंस गैप है, जो दूरी का पार्ट होता है, जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी वो हेल्प करेगा बिजनेस के अंदर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, उन चीज़ों के लिए बात करने के लिए जो भी चीज़ आपकी बिजनेस में हेल्प करेगी उसे क्या बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन कहा जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस किस तरीके से आपको ट्रेड में हेल्प करेगी, आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है, उससे पेमेंट रिसीव करना है या उससे लोन दिलवाना है। भाई बिजनेस चलाने के लिए कैसे लोन लेना पड़ता है कई बार आपको, तो लोन लेने के लिए, पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, पेमेंट पेड करने के लिए आपको बैंकिंग की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो बिजनेस है और स्मूथली रन होता है। इंश्योरेंस, भाई पता है जब बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रिस्क और अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस के अंदर, तो उन रिस्क को
कम करने के लिए या उनका बर्डन कम करने के लिए क्या कराते हैं आप, इंश्योरेंस कराते हैं। फायर इंश्योरेंस हो गया, मराइन इंश्योरेंस हो गया, गुड्स इंश्योरेंस हो गया। इस टाइप के इंश्योरेंस कराने से क्या होगा, बिजनेस के अंदर जो आपके रिस्क हैं उनको थोड़ा आप कम कर पाएंगे। एडवर्टाइजिंग, कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के अंदर नए नए, तो उसको बताने के लिए आप देखते हैं कि मार्केट में किसी कंपनी ने नया बिस्कुट लॉन्च किया तो आप ऐड देखेंगे, हाँ बिस्कुट बहुत अच्छा है, इसमें क्रीम ऐसे निकल रही है, तो आप उसको अगले दिन बाजार की क्या कर खरीद के लेके आओगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा। वेयर हाउसिंग जो होता है टाइम गैप, टाइम मतलब डिमांड और सप्लाई। फॉर एग्जांपल व्हीट है, गेहूं, भाई गेहूं पूरे 12 मंथ्स उगती नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मंथ्स उगाए जाएंगे, उसके बाद उनको स्टोर करके सेल आउट किया जाएगा ऑल ओवर द ईयर। तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, बड़े बड़े गोडाउन चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। जो डिमांड और सप्लाई के गैप को जो मीट करता है वो क्या है, वो आपका वेयर हाउसिंग है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। क्या होगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, या फिर उसको कॉमर्स के फंक्शन भी आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी ट्रेड करने में आपको हेल्प करती हैं। देखिए, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। सबसे पहले हिंड्रेंस मतलब रुकावट होता है, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, हर्डल्स जिसको बोलते हैं। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब आपस में लोगों के जो बायर्स और सेलर्स आपस में मीट करते हैं। तो बायर्स मतलब खरीदार और विक्रेता मतलब सेलर्स एंड बायर्स को मीट करने के लिए आपस में कौन हेल्प करेगा, ट्रेड। कौन करेगा बेटा हेल्प, ट्रेड, या इसको बोल देते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज कब होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा ट्रेड के थ्रू तो होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ट्रेड नहीं करोगे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा ही नहीं। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब अगर आपकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है और आप आगरा में रहते हैं तो आपको माल गुजरात से यहाँ पर लेके आना है, तो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आएगा। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो दूर कैसे हो सकता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसको आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम मतलब जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो टाइम गैप होता है कि आप गेहूं आज 3 महीने उग गए, अब पूरे साल नहीं होंगे, तो लोगों तक वो वीड्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएं, तो वो विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसमें एक्सचेंज कैसे होगा, तो एक्सचेंज जो है वो तो आपका बेटा बैंकिंग सिस्टम से होगा, पेमेंट से। तो पेमेंट को रिसीव करना पे करना वो किससे होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस से होगा। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो रुकावट है आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में, क्या रिस्क की आपको डर लगता है कि हमारा बिजनेस कहीं डूब ना जाए, फैक्ट्री में आग ना लग जाए, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या करवाते हैं हम लोग, इंश्योरेंस। तो वो आपका इंश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देने के लिए कौन सा काम करता है एड्स टू ट्रेड, वो आपका एडवर्टाइजिंग है। कौन सा है, एडवर्टाइजिंग, जिससे ग्राहक को कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है मिल जाती है, वो आपका कौन सा है, एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स और एड्स टू ट्रेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो लास्ट टॉपिक जो है आपका वो कौन सा है, वो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई बिजनेस रिस्क क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपका आज का। बिजनेस रिस्क क्या होता है भाई, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। मतलब बिजनेस रिस्क वो प्रोबेबिलिटी है, वो चांसेस हैं जिसमें आपको बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है या आपके प्रॉफिट में कमी, मतलब एडिक्वेट प्रॉफिट मतलब कम आपको प्रॉफिट होगा, या तो नुकसान हो जाएगा, लॉस होगा, या आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम।
ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजनेस क्या है, अनसर्टेन। आप बिजनेस के अंदर किसी भी चीज को पहले से डिसाइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है बिजनेस के अंदर, अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, और जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हम उन अनसर्टेनिटीज को रोक नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में वो नहीं होती है। तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपका बिजनेस रिस्क कहते हैं। नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का? नेचर ये है, फर्स्ट, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क अराइज क्यों होते हैं? बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बिजनेस में कल क्या होगा, कल कितने ग्राहक आएंगे, कल कितनी सेल होगी, कल हमारा कितना प्रॉफिट होगा, वो सब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो अनसर्टेनिटीज की वजह से जो हमें लॉस अराइज होते हैं, ये आपका सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अवॉइड, बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं, तब तक आप किसी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, रिस्क को हम कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म हम कभी नहीं कर सकते हैं बिजनेस रिस्क को। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क का साइज है, मतलब रिस्क, नुकसान कितना होगा, कितना कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना छोटा है, कितना बड़ा है। बिजनेस का साइज जितना छोटा होगा, हो सकता है रिस्क उतना कम हो। जितना बिजनेस का साइज ज़्यादा होगा, जितने आपने बिजनेस के अंदर पैसे ज़्यादा लगा रखे होंगे, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आपने ये सुना होगा, नो प्रॉफिट नो रिस्क नो प्रॉफिट। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट भी आपको नहीं होगा। प्रॉफिट अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किन किन कारणों की वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क अराइज होते हैं? तो कुल मिला के ये 4 कारण हैं। सबसे पहला, नेचुरल कॉजेज। प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, या कोई सुनामी वगैरह आ गई, उसमें आपका बिजनेस डूब गया या नुकसान हो गया, आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग गिर गई आपकी बिजनेस की, तो वो होता है कि आपका नेचुरल कॉजेज। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब आपकी बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको चीट कर दिया, उसने डिसऑनेस्टी दिखा दी, वो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी बाहर को दे रहा था, उसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर रिस्क आ गया, तो वो ह्यूमन कॉज हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब जब मार्केट के अंदर डिप्रेशन आ जाए, मंदी आ जाए, मतलब लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, मंदी आ गई मार्केट के अंदर, बिल्कुल प्राइजेस डाउन हो गए हैं चीज़ों के, उसकी वजह से जो रिस्क आ गया वो क्या है, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट के अंदर, उन अप एंड डाउन की वजह से जो मार्केट में रिस्क अराइज होगा उसे क्या बोलेंगे, आपका इकोनॉमिक कॉजेज कहा जाएगा। फिजिकल कॉजेज में क्या होता है, फिजिकल कॉजेज के अंदर कोई मशीनरी में चेंज आ गया, पहले आप कोई मशीनरी लेके आए, वो मशीन क्या हो गई, आउटडेटेड, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी की हो गई। अब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको नई मशीन लेके आनी पड़ेगी, पुरानी वाली क्या हो गई, आपकी बेकार हो गई, तो आपको लॉस हो गया, नहीं हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा उससे क्या बोलेंगे, आपका फिजिकल कॉस्ट कहा जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस समाप्त होता है। इसको हमने 2 पार्ट्स में देखा है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, आज हमारा सेकेंड पार्ट था वीडियो का। मैं समझता हूँ कि आपको दोनों पार्ट देखकर ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब and like the share and share the channel. Thank you.